जय हिंद बच्चों। शारदा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीरीज़ आरंभ है प्रचंड का दूसरा सेक्शन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर। तो बिना किसी को भिगाए हुए, बिना किसी बकवास के लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारे चैप्टर का नाम, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ये कितने टाइप की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये कितने टाइप की होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 प्रकार की होती हैं, जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। और जो दूसरी बाकी जो बची हुई क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। कुछ क्वांटिटीज़ के नाम लिख रहे थे डिराइव्ड वाले और उनके यूनिट लिख रहे थे। तो एक काम करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत और लिखते हैं। ठीक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने पावर तक बता दिया था बेटा। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका यूनिट होता है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद टॉर्क आता है बेटा। टॉर्क का यूनिट होता है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। डिराइव्ड यूनिट लिख सकते हैं इसकी न्यूटन मीटर, जिसमें फंडामेंटल मीटर है बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आ जाएं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है बेटा रेडियन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा रेडियन प्रति सेकंड। फिर इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है, उसके अपेंडिक्स में जाकर देख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी होंगी, उनका फॉर्मूला लिखा होगा, उनका डायमेंशन लिखा होगा। ठीक है, बट अपने को फ़िलहाल इतना पता है, इतने पे हमारा काम शुरू हो सकता है, चल नहीं सकता है। और हाँ बेटा, ये जो यूनिट सिस्टम है ये आप पूरे 2 साल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानने का मौका आगे मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती जाएंगी। वहाँ पे आप इसके डायमेंशन और यूनिट को और अच्छे तरीके से याद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा इस पर। इसके बाद हमने फंडामेंटल की बात कर ली, डिराइव्ड की बात कर ली। अब 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बोला जाता है। ये भी सीख लो बेटा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ ये 2 प्रकार की होती हैं, या कह सकते हो 2 ही होती हैं, जिसमें पहला आता है बेटा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, और दूसरा आता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। अगर इसको डिफाइन करने की बात आए कि भाई प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल के लिए हम लिख सकते हैं
एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल। सवाल उठा कि सर आर्क क्या होती है? तो बेटा सर्किल की जो लेंथ या पेरिफेरी जिसको हम बोलते हैं, उसका अगर एक छोटा सा हिस्सा हम पकड़ लें तो ये कहलाता है आर्क। ये छोटे छोटे हिस्से, ठीक, यानी किसी भी कर्व का एक छोटा सा सेक्शन क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। अगर मैं इस आर्क के दोनों एंड को सेंटर से मिला दूं तो सेंटर पर जो एंगल मुझे मिलता है, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन एंगल। और ये बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस के। तो अगर मैं यहाँ रेडियस आर ले लूँ तो थीटा को लिख सकता हूँ बेटा आर्क अपॉन आर। ठीक सर, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट कहाँ गया? तो बिल्कुल है इसका यूनिट है बेटा हमारे पास में रेडियन। इसका यूनिट क्या है बेटा? रेडियन है। क्लियर है बात? अगर कोई समस्या हो बेटा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर नहीं समस्या है तो नोट करते जाइए, फटाफट चीज़ों को सीखते जाइए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है भाई? तो बस उस डेफिनेशन में बस एक ही चीज़ हटा दो, एंगल सबटेंड बाय आर्क की जगह हो जाएगा बेटा सरफेस, क्योंकि ये 3D होता है, ठीक है। एंगल सबटेंड बाय सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। एंगल सबटेंड बाय सरफेस ऑफ स्फीयर, ये छूट गया था, ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब मान लो मैंने एक गोला बना दिया भाई, ठीक है, गोला ही मानना और ये उसका सेंटर मान लेना। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है तो हो सकता है मैं आप लोग को टफ कंपटीशन दे दूं इस मामले में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सरफेस पकड़ लिया बेटा, ऐसे मैंने कहा लाओ भाई, और इस सरफेस के अगले पिछले सारे एंड्स को सेंटर पे ले जाके मिला दिया। तो जो 3D में एंगल मेरे को मिलेगा बेटा, ये वाला, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है, इसी को सॉलिड एंगल भी लिखते हैं, और ये बराबर हो जाएगा बेटा बराबर यहां कर दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ सरफेस है a अगर मैं मान लूं, और रेडियस मान लिया कितना बेटा? r। तो स्टेरेडियन या ओमेगा या सॉलिड एंगल बराबर हो जाएगा a बाई r स्क्वायर। क्लियर है सर? इसका यूनिट अभी मैंने बोला स्टेरेडियन, तो इसका यूनिट भी क्या होगा बेटा? स्टेरेडियन ही इसका यूनिट होता है। क्लियर है कहानी? कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछ सकते हैं बिना किसी समस्या के। अदरवाइज इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लिया, इसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली, हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ ली। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होती हैं? एसोसिएटेड होती हैं।
इसके बाद जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनसे संबंधित जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, जैसे न्यूटन, वॉट, जूल एटसेट्रा। ठीक है, हमने आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बताई, उसमें हमने आपको प्लेन एंगल डिफाइन किया और सॉलिड एंगल डिफाइन किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे बेटा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला भाई डायमेंशंस क्या होती हैं? तो जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उन यूनिट्स का जो पावर होता है और वो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है उस डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और जो डायमेंशंस होती हैं बेटा वो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए ली जाती हैं। ठीक, सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि हमारी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो डिराइव्ड हैं वो ऐसी हैं जिनकी यूनिट अगर हम फंडामेंटल के टर्म्स में लिखने पे आ जाए तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जगह घेरती हैं। चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए हमने डायमेंशन का यूज़ किया। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग को GM लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम किलोग्राम को M लिखते हैं, मीटर को L लिखते हैं, एम्पियर को A लिखते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो डायमेंशन हमको क्लियर हो गई कि सर डायमेंशंस जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से एसोसिएटेड होती हैं और डायमेंशनल फार्मूला वो होता है जो डिराइव क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो एक एक करके हम फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिख लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट है आपका बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, इनका हम डायमेंशनल या डायमेंशन लिख लेते हैं बेटा। मास के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m को, लेंथ के लिए बेटा l, टाइम के लिए बेटा t, टेम्परेचर के लिए k, इलेक्ट्रिक करंट के लिए a, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल m और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला का CD। क्लियर है बात? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े बेटा। अब बात करते हैं हम डिराइव क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्ज करो तुमसे कहा गया कि भाई आप वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, वर्क का जो यूनिट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिसको नहीं याद होगा वो प्रीवियस लेक्चर देख लेगा बेटा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अगर मैं किलोग्राम के डायमेंशन की बात करूं तो किलोग्राम का डायमेंशन यहां पर लिया गया था m, मीटर के लिए बेटा l स्क्वायर और लास्ट में t स्क्वायर टाइम के लिए। तो यहां से वर्क का जो डायमेंशन निकल कर आ गया वो आ गया ml स्क्वायर t पावर -2। ठीक, अगर किसी को समस्या हो रही कि सर आपने तो मास बोला था फिर किलोग्राम है ये है, अगर आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहें तो यूनिट के सामने डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा।
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक, चलो सबसे पहले स्मॉल यूनिट्स को पकड़ स्मॉल क्वांटिटीज़ को पकड़ते हैं। लाइक एरिया से शुरू करते हैं। एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो डिस्टेंस, डायमेंशन की बात करें तो बेटा। फिर आ जाओ एक्सेलरेशन, फिर आ जाइए फोर्स, फिर है लीनियर मोमेंटम, फिर है बेटा लीनियर इम्पल्स, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ टेंशन, ठीक। तो यहाँ हम अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे बेटा, तो एरिया का डायमेंशन होगा बेटा, यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, लिखेंगे बेटा एल। एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT की पावर -2। फोर्स के लिए बेटा होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे MLT की पावर -2। लीनियर मोमेंटम के लिए हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो हम लिखेंगे बेटा MLT पावर -1, ठीक है। लीनियर इम्पल्स सेम होता है लीनियर मोमेंटम की तरह, MLT पावर -1। फ्रिक्शन कोफिशिएंट डायमेंशन लेस होता है। टेंशन एक प्रकार का फोर्स है, तो इसका भी डायमेंशन वही होगा जो बेटा फोर्स का होता है। क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कुछ और लिखते हैं हम लोग को बेसिकली बेटा 20-25 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी डायमेंशंस को निकालने के लिए हम तरीके कुछ याद करेंगे कि कौन से रास्ते ऐसे हैं जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले बेसिक तो 20-25 आपको याद रखने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जरा बोर्ड ठीक से साफ हो जाए भाई, गंदा हो गया। ठीक, फिर हम बात करेंगे बेटा फ्रिक्शन की, ठीक है। इसके बाद बात होती है वर्क की, फिर होगा पावर, एनर्जी हम लोग कोई भी ले लें, कोई भी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, फिर है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद है बेटा एंगुलर मोमेंटम, फिर टॉर्क, फिर
एंगुलर इम्पल्स, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन सब का डायमेंशन लिख लेते हैं बेटा। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा mlt पावर -2। फ्रिक्शन एक फोर्स है बेटा, ठीक है ना, इसको फ्रिक्शन फोर्स भी लिखते हैं। वर्क ml² t पावर -2। पावर, पावर का यूनिट होता है बेटा जूल पर सेकंड, या फिर लिख सकते हो वॉट, या बेसिक्स पे चले जाओगे तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, यानी ml² t की पावर -3। एनर्जी, जितना कार्य करते हैं वो सारा का सारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो सेम होगा जैसा वर्क का है बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन होता है, डायमेंशन लेस होगा, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी t की पावर -1, इसका यूनिट लिख लेना बेटा रेडियन प्रति सेकंड, और इसकी यूनिट लिख लेना बेटा रेडियन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन t की पावर -2, क्योंकि इसका यूनिट होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का मतलब हो गया ml² t पावर -1। टॉर्क, टॉर्क का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होगा ml² t पावर -2 बेटा। एंगुलर इम्पल्स सेम एज एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, ml² t पावर -1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, तो ये हो जाएगा ml²। नहीं लिखा है, नहीं याद है, तो बगल में लिख लेना यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम का भी लिख लेना किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। कुछ और लिख लेते हैं इसके अलावा भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा स्क्रीन को पॉज करके। इसके बाद अगला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेस, कोई भी, फिर आ जाइए स्ट्रेन, कोई भी, फिर इसके बाद स्ट्रेन के बाद बेटा हीट, हीट, फिर इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक। इसमें जो कैपिटल जी होता है बेटा उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन रखोगे तो आएगा mlt पावर -2, मीटर का रखोगे तो l² बटे किलोग्राम का मतलब m²। एक m से एक स्क्वायर का पार्ट कटेगा तो आएगा बेटा
m की पावर -1 नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये l की पावर 1 और l की पावर 2 मिलके क्या हो जाएगा, l की पावर 3 t पावर -2। ये आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो यहाँ लिख लेते हैं ml m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम एज प्रेशर, प्रेशर का जो होता है। ठीक है, तो न्यूटन को लिख लोगे यहाँ पर क्या, mlt पावर -2 बटा l स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ml पावर -1 t पावर -2 आएगा। तो इसका डायमेंशन हो गया ml पावर -1 t पावर -2। फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन बेटा एक रेशियो होता है। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ डायमेंशन ये वाली नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट विड्थ इन सब चीज़ों को लिया जा रहा है। तो ये जो होता है ये रेशियो होता है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होती है, इसलिए यूनिट लेस होता है, और यूनिट लेस होना है तो ये डायमेंशन लेस भी होता है। यानी इसको क्या लिखेंगे आप, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन। ठीक। हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका वही होगा जो बेटा एनर्जी का होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल का डायमेंशन रखोगे तो ml स्क्वायर टी पावर -2 बटा किलोग्राम की जगह m रखोगे, और केल्विन तो केल्विन ही है, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा तुम्हारे पास में l स्क्वायर टी पावर -2 k पावर -1। तो यहाँ पर डायमेंशन आप लिख सकते हैं l स्क्वायर टी पावर -2 k पावर -1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का होता है जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल का डायमेंशन क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर टी पावर -2 बटा मोल का स्मॉल m और केल्विन का k। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -2 m पावर -1 k पावर -1। ठीक, तो लिख सकते हैं बेटा m l स्क्वायर टी पावर -2 m पावर -1 k पावर -1। क्लियर है। तो और भी बहुत सी हैं। तो अगर आप लोग को और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालना है तो आप एनसीईआरटी के 11th क्लास वाले फर्स्ट पोर्शन में जाकर अपेंडिक्स को खोलेंगे तो आपको वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स भी मिल जाएंगी। मतलब कोई भी डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में कैसे लिखी जा रही है वो मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा एक और अपेंडिक्स खोल के देखेंगे तो आपको करीब करीब सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इतना मैंने आपको बता दिया ताकि आप इससे ये जान जाएं कि कैसे डायमेंशंस निकाले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।